नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल हल्द्वानी दौरा। पूर्व अर्धसैनिक सम्मेलन में करेंगे शिरकत। विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में होंगे शामिल। उत्तराखंड में भालू के हमले में घायलों को अब मिलेगा 10 लाख का मुआवजा। वन विभाग की अहम बैठक में राशि बढ़ाने पर बनी सहमति। अनुमोदन मिलते ही पूरे राज्य में लागू होंगी नई दरें। देहरादून रेलवे स्टेशन 7 और 8 दिसंबर को रहेगा बंद। हरिद्वार, लक्सर, नजीबाबाद, सहारनपुर से रवाना होंगी ट्रेनें। दून रेलवे स्टेशन पर बने लोको शेड के इंटरलॉकिंग का होगा काम। एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति का मामला। सभी दायर याचिकाओं पर 4 दिसंबर को सुनवाई। पहले वरिष्ठता में स्थान देने की मांग। तो वहीं उत्तराखंड में 5 दिसंबर से बदलेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में हो सकती है बारिश। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नैनीताल हल्द्वानी दौरा। आज नैनीताल जनपद दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। पूर्व अर्धसैनिक सम्मेलन में शिरकत वो करने वाले हैं। ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ काठ गोदाम में कार्यक्रम। फहमी विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। एमबीपीजी कॉलेज प्रेक्षागृह हल्द्वानी में होगा राज्य स्तरीय दिव्यांग पुरस्कार कार्यक्रम। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही मानव वन्यजीव संघर्ष, विशेषकर भालू हमलों की घटनाओं को देखते हुए वन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। वन विभाग की एक अहम बैठक में भालू हमलों में घायल होने वाले पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने पर सहमति बन गई है। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को अब अधिकतम 10 लाख रुपए तक मुआवजा देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए राज्य शासन को भेज दिया गया है। वन विभाग का मानना है कि नई मुआवजा दरें लागू होने से पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और मानव वन्यजीव संघर्ष के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई में भी मदद मिल सकेगी। अधिकारियों के अनुसार शासन से अनुमोदन मिलते ही पूरे राज्य में नई मुआवजा दरें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी जाएंगी। भालू हमलों के पीड़ितों को बड़ी राहत। वन विभाग का फैसला, मिलेगा 10 लाख का मुआवजा। भालू हमलों के पीड़ितों को मुआवजा देने की खबर ये है। हमले में पीड़ित जो लोग हैं उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो शैलेंद्र, अब जो है सरकार मुआवजा देगी जो भी लोग भालू के हमलों से पीड़ित हैं, तो क्या कुछ इसमें राशि निर्धारित की गई है? क्या कुछ खबर को लेकर अपडेट है? लीजा, बता दें कि उत्तराखंड एक वन प्रदेश है। यहाँ पर 70% क्षेत्र वनारी है, इसीलिए यहाँ पर जंगली जानवरों का लगातार हमला होते रहता है और जंगली जीव और मानव संघर्ष भी लगातार होते रहता है। पिछले कुछ दिनों से पहले गुलदार का हमला का होता रहता था, तो सरकार ने पहले राशि 6 लाख की थी,
लेकिन जानवर हमला के लिए उसको तत्काल ही अभी कुछ दिन हुआ है मंत्रिमंडल ने फैसला दिया था कि 10 लाख की राशि दी जाएगी अगर किसी पर वन जीव का हमला होता है। अब भालू के मामले में भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अगर किसी पर भालू हमला करता है और उसमें किसी की जान जाती है तो मुआवजे के रूप में 10 लाख की राशि दी जाएगी। सरकार की तरफ से ऐसा भी एक्शन लिया जा रहा है, वन जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया जा रहा है। लोगों का बहुत बड़ा विरोध है कि सरकार कुछ एक्शन ले, क्योंकि लगातार भालू के हमले से लोगों में दहशत है, लोग परेशान रहते हैं। भालू ऐसे भी करता है कि घर पर जाता है, छप्पर वाले जो घर होते हैं उसको तोड़ करके अंदर चला जाता है, वो जानवर को मार देता है, आदमी को मार देता है, तो लोग परेशान है। लेकिन इन सबको देखने के हुए सरकार ने कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए मुआवजे की राशि है उसे बढ़ा करके 10 लाख रुपया कर दिया है। जी शैलेंद्र, एक सवाल आपसे ये और है, जैसा कि आपने बताया, क्या ये जो राशि है केवल हमले के दौरान जिन लोगों की इसमें मौत हुई है उन्हें ही दी जाएगी, या जो लोग घायल हुए हैं उन्हें भी इतनी ही मुआवजा राशि जो 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है ये भी उन्हें भी दी जाएगी? नहीं भैया, इसमें जो वन जीव से हताहत होंगे उसके लिए है, जो घायल है उसके लिए सरकार ने पूरा इलाज का, पहले इलाज का पूरा नहीं था लेकिन अब सरकार ने पूरा इलाज का खर्च लेने का जिम्मा लिया है और उसके लिए आदेश जारी किया है कि वन जीव हमले में जो लोग घायल होंगे उनका पूरा इलाज सरकार करेगी। तो और जो मृत होंगे उनके लिए ये राशि तय की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, विस्तार से जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद तहसील जिलासू में जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में कुल 50 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का जिलाधिकारी द्वारा मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों के लिए संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। क्षेत्रवासियों द्वारा मुख्य रूप से सड़क, पेयजल, बिजली, श्रम कार्ड, राशन कार्ड, मार्ग सुधार तथा बंदर, लंगूर एवं जंगली सुअरों से फसलों को हो रहे नुकसान संबंधी समस्याएं दर्ज कराई गई। शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार तहसील दिवस का आयोजन आज जिलासू में किया गया है। लगभग 50 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। कुछ शिकायतों में विभागों के द्वारा अवगत कराया गया, इनके द्वारा काम प्रारंभ कर दिया गया है, जिसको एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत पूरा कर देंगे। 1 महीने पश्चात में इसका निपालन भी एक बैठक करूँगा, उसमें भी इसकी प्रगति एक बार जांचेंगे। प्रदेश की राजधानी देहरादून में रेलवे यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। 7 और 8 दिसंबर को देहरादून रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। इन 2 दिनों में देहरादून टर्मिनल से ना कोई ट्रेन रवाना होगी और ना कोई ट्रेन यहां पहुंचेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस अवधि में हरिद्वार, लक्सर, नजीबाबाद और सहारनपुर स्टेशनों से ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। यात्रियों से ये अपील की गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन के नए स्टॉपेज और समय की जानकारी अवश्य लें। बंद का कारण देहरादून रेलवे स्टेशन पर स्थित लोको शेड के इंटरलॉकिंग कार्यों को पूरा करना बताया गया है और ये काम स्टेशन के आधुनिकीकरण और सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंटरलॉकिंग कार्य के साथ ही रेलवे विभाग करीब 20 रेलवे ब्रिजों की मरम्मत भी करेगा। देहरादून में तैयार नया लोको शेड ट्रेनों के इंजन के रखरखाव, मरम्मत और सफाई के लिए विकसित किया गया है, जिसके पूर्ण रूप से चालू होने के बाद ट्रेन संचालन अधिक सुगम होगा। रेलवे ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए सहयोग करने की अपील की है। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो श्रीनिवास जी, 2 दिन ट्रेनों का संचालन बंद रहने वाला है। हालांकि लोगों को इससे काफी ज्यादा असुविधा तो होगी, लेकिन आगे जाके ये चीज काफी बेहतर भी रहने वाली है। तो क्या कुछ खबर को लेकर अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 7 और 8 दिसंबर को ट्रेनों का आवागमन पूरे तरीके से बाधित रहेगा, क्योंकि रेलवे ब्रिजों का काम होना है। तकरीबन इनकी तादाद 20 बताई जा रही है। इसके अलावा जो लोको सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया है रेलवे स्टेशन पर, यानी ट्रेनों के रखरखाव के साथ साथ जो गाड़ियों की धुलाई होती है वो सारे कार्य वहां पर किए जाएंगे। इस दरमियान रेलवे जो ओवरब्रिज है उनकी भी मेंटेनेंस होनी है। जो वहां पर जो ग्रीसिंग होती है, ऑयलिंग होती है, उसको भी किया जाना है। इसके अलावा रेलवे ने जो बयान जारी किया है उसमें सीधे तौर पर कहा है कि हरिद्वार, लक्सर और सहारनपुर
से ट्रेनें संचालित की जाएंगी। और देहरादून में जितने भी यात्री हैं उनके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया और साथ ही साथ कहा कि 2 दिवसीय ये कार्यक्रम रहेगा, उसके बाद फिर से जो रेलवे की बहाली है वो पूरे तरीके से हो जाएगी और देहरादून से उसी तरीके से ट्रेनें संचालित की जाएंगी जिस तरीके से अभी होती आई है। यानी कुल मिलाकर के 20 जो ब्रिज है उनको ठीक किया जाएगा, जो लोको इंटरलॉकिंग यार्ड है उसको मेंटेन किया जाएगा, वहां पर 2 दिन पूरे तरीके से रेलवे का काम किया जाएगा। इस दरमियान 2 दिनों तक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से कोई भी ट्रेनों की आवागमन पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो वहीं देहरादून से इस वक्त की आपको खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर देहरादून में फिर से एक बार स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो चुका है। स्मार्ट मीटर लगाने का काम देहरादून में शुरू हो चुका है। यूपीसीएल ने मीटर बिजली संबंधी शिकायतों का समाधान भी किया है। जो शिकायतें मिली थी उनके निपटारे के मद्देनजर प्रक्रिया को पहले रोका गया था, लेकिन अब शिकायतों का निपटारा मेगा कैंप में किया गया है। देहरादून में अब फिर से स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हुआ है। हालांकि पहले इसका विरोध किया जा रहा था। अब जो लोगों की समस्याएं थी जिस कारण से इसे रोका गया था, फिर पुनः से शुरू किया जा रहा है। खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़े। शैलेंद्र, पहले काफी लोगों का विरोध देखने को मिल रहा था स्मार्ट मीटर्स को लेकर, तो वो क्या कुछ कारण थे, पुनः से दोबारा शुरू करने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल लीजा, बता दें कि स्मार्ट मीटर को लेकर के लोगों ने काफी विरोध किया था। साथ ही अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध किया था। उनका साफ कहना था कि स्मार्ट मीटर में प्रीपेड की व्यवस्था है। प्रीपेड की व्यवस्था होने से क्या है कि पहले आपको बिल जमा करने पड़ेगा और जैसे ही आपका मोबाइल की तरह जैसे ही आपका पैसा खत्म होगा लाइट कट जाएगी। तो लोगों का कहना था कि अगर रात में कभी हमारा पैसा खत्म हो गया तो उसी समय कट जाएगी, तो लोगों को परेशानी होगी। लेकिन सरकार का जो मानना था कि बिजली की जो चोरी है उसको रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा और इसको लेकर के कुछ दिन जो लोगों की शिकायतें थी उसको दूर करने के लिए मेगा कैंप लगाया गया था कि लोगों की शिकायत दूर की जाए, जो लोगों की शिकायत है। और उसके बाद अब प्रदेश में भीड़ से नया स्मार्ट मीटर लगाने का काम प्रक्रिया है जो शुरू हो गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो कथित वोट चोरी और मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। पार्टी अब बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में जुटी है। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली आयोजित करेगी। प्रेस से बातचीत में आर्येंद्र शर्मा ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वोट चोरी। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान को कमजोर करने की कोशिशें लगातार बढ़ रही हैं और अब निर्वाचन आयोग भी तटस्थ भूमि में दिखाई नहीं दे रहा। आप जागरूक कर रहे हैं जनता के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, और दबाव दे रहे हैं हर एजेंसी में कि वोट चोर जिस तरीके से किया जा रहा है दबाव बना रहे हैं हम जितना भी हो सकता है। कांग्रेस अपना पूरा काम कर रही है, विपक्ष में लोकसभा में लड़ रही है, राज्यसभा में लड़ रही है और ये रैली भी जगह जगह हम रैली कर रहे हैं इसके माध्यम से कि हम वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा दे रहे हैं। हम पूरे समाज के लिए हर वोटर को जागरूक कर रहे हैं कि अपना वोट किसी भी कीमत पर ना करते थे, अपने अधिकारों को जो संविधान ने दिया है उसकी लड़ाई लड़े। अगर कहीं अतिक्रमण है हम उसके पक्ष में नहीं, पर हर समस्या में स्टेक होल्डर होते हैं और सरकार का दायित्व है कि हर व्यक्ति को विश्वास में लेकर उस कार्य को करे। जबरदस्ती जिस तरीके से बुलडोजर राज्य की स्थापना भाजपा कर रही है वो लोकतंत्र के हित में नहीं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद से संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की गई। मुख्य न्यायाधीश रंजन जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को अवगत कराया गया है कि शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई है। वहीं याचिकाकर्ताओं का पक्ष था कि उनकी वरिष्ठता
पहले तय की जाए, क्योंकि उनका चयन वर्ष 2005 में सीधी भर्ती के माध्यम से हुआ है। वहीं पदोन्नति पाए शिक्षकों का कहना था कि उन्हें पहले वरिष्ठता में स्थान दिया जाए, क्योंकि वे लंबे समय से सेवा दे रहे हैं। विकासनगर के कटा पत्थर के पास अचानक बड़े नदी के जलस्तर में फंसे 3 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने देवदूत बनकर बचा लिया। जानकारी के मुताबिक डैम से अचानक पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और इसी दौरान नदी में खनन का काम कर रहे 3 मजदूर अपने ट्रैक्टर वाहन समेत तेज बहाव के बीच ही फंस गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। टीम ने राहत उपकरणों की मदद से बहाव के बीच फंसे तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल अभी सभी मजदूर सुरक्षित हैं और किसी तरह की चोट की जानकारी नहीं है। एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टलने से राहत की सांस ली गई है। विकासनगर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 507 पर चल रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान सुस्त दिखाई दिया। हरबटपुर से बाड़वाला तक सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया धीमी रही। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की टीम यमुना पुल के पास पहुंची, जहां फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू तो हुआ, लेकिन रफ्तार बेहद कम रही। यमुना पुल बाड़वाला क्षेत्र में पीला पंजा चलाने के लिए विभाग ने एक जेसीबी मशीन तैनात की थी। मशीन ने जगह जगह पर खड़े छिटपुट अतिक्रमण को हटाया, जबकि कई दुकानदार खुद ही अपने टीन शेड और निर्माण तोड़ते नजर आए। कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए समय मांगा और मौके पर मौजूद टीम ने भी कार्रवाई को धीमी गति में जारी रखा। इसी बीच ग्राम प्रधान डुमेट पूरन शर्मा ने अभियान को लेकर सवाल खड़े कर दिए। जो यहाँ जितनी शांतिपूर्वक के हिसाब से उन्होंने कहा, किसी ने अपनी टीन उतार दी, हो सकता है उनका ना जाए, किसी ने अपना मकान के आगे की बाउंड्री तोड़ रहे हैं। इसमें हमारा यह है कि जितना सरकार का अब नियम कायदा है, उस नियम कायदे के अनुसार अपना वो आए और नपवाएं। बाकायदा सारे लोग यहाँ मौजूद रहे, बेचारे कोई भी पंचायत के लोग मेरे समर्थन में रहे कि बताओ हमको कितना तोड़ना है। जो नोटिस दिए हैं पहले, उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि फुटपाथ तक हमारा साफ होना चाहिए, वहां तक कोई अतिक्रमण नहीं होगा। नोटिसों में स्पष्ट लिखा हुआ है, तो हम फुटपाथ तक सारा अतिक्रमण अभी हटा रहे हैं, जो नोटिस हमने पहले के दे समय सीमा तो इसमें लगातार चल रहे हैं। जब तक कि हटेगा नहीं तब तक हम लगातार एक तरफ से हटाते हुए चल रहे हैं। उसमें टाइम नहीं बता सकते कि कितना टाइम लगेगा, जितना भी टाइम लगेगा, लेकिन हम रोक नहीं रहे हैं, लगातार हम अतिक्रमण। खबर रुड़की से है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर में संपत्ति विवाद इतना बढ़ गया कि एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। अमन बत्रा और नमन बत्रा नाम के 2 भाइयों ने मिलकर अपने तीसरे भाई विपुल बत्रा और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की, जिसमें दोनों घायल हो गए। झगड़े का वीडियो एक पड़ोसी ने अपनी छत से बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि वायरल वीडियो और तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। थाना गंगनहर का मामला है ये, जहाँ पर वो सगे भाई हैं जिनका प्रॉपर्टी को लेके कुछ डिस्प्यूट है, तो वो प्रॉपर्टी में कुछ दीवार लगाने को लेके आपस में झगड़ रहे हैं। पुलिस के संज्ञान में है, प्रिवेंटिव कार्रवाई पुलिस ने करने को बोला है और बाकी जो लीगल कार्रवाई आगे बनेगी उसमें भी करेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले हफ्ते में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने के अनुमान है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले हफ्ते में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचे इलाकों में 5, 7 और 8 दिसंबर को हल्की से बहुत हल्की बारिश हो सकती है। 5 तारीख को थोड़ा सा जो हमारे ऊपर पहाड़ी राज्य है, इस पे जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जो जिले हैं, इनमें जो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या स्नोफॉल के चांसेस हैं। उसके बाद फिर 7 और 8 तारीख में इन्हीं एरियो में जो ऊपर के जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जो में लिया, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकते हैं, बहुत लाइट ट्रेन और स्नोफॉल हो सकता है, जो 3500 मीटर और उससे ऊपर के इलाके हैं।
आईएमडी के अनुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान है, लेकिन उसके बाद मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। जो अधिकतम तापमान जो हमको अभी मिल रहा है वो देहरादून में ही है। जो हमारे डाटा है उसमें लगभग 25 डिग्री है और जो ऊपर के जो अधिकतम तापमान में मिनिमम में देहरादून में 8 के नीचे है, 7.7 डिग्री है। तो ऐसे ही बाकी जगह भी लगभग ऐसे ही 18, 19, 20 से लेकर के 23, 24 के बीच में टेम्परेचर मिल रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर, जबकि मिनिमम टेम्परेचर हमारे को 4, 5 से लेकर के 8, 9 के बीच में मिल रहे हैं। इस हफ्ते उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की घाटियों में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने का अनुमान है। जन उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ।